देखिए, जो बहस चल रही है, तो उसमें आतंकवादी ठहराया जाए या नहीं ठहराया जाए, मैं इस बारे में के डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो कि हमारे जैसे शांतिवादी लोग यही कहेंगे कि जो निर्दोष लोग हैं दोनों तरफ, चाहे इज़राइल में हो या फिर फ़लस्तीन की तरफ हों, गाज़ा की तरफ हों, उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ। बॉम्बे में बहुत ज़्यादा माफिया का आपस में अंडरवर्ल्ड का वॉर चलता रहता है और एक-दूसरे की खुलेआम वो शूटर्स हत्या हत्या भी कर देते हैं, सड़कों के ऊपर हो जाती है। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि कभी आम आदमी को उससे दिक्कत आई है। उनकी जो हत्याएँ चलती रहती है, 1-1, 2-2, 4-4 मारते रहते हैं वो और खुलेआम सड़क के ऊपर, लेकिन आम आदमी कभी उसके लपेटे में नहीं आता है। तो यहाँ तो वो तो एक बहुत छोटा-सा ऑर्गनाइज़ेशन होते हैं और अनट्रेन्ड लोग होते हैं। यहाँ तो चाहे उसमें हमास हो या उसमें आपके स्टेट ऑफ इज़राइल हो, ये लोग ट्रेन्ड लोग हैं और जानते हैं कि कैसे प्रिसाइज़ अटैक किया जाना चाहिए या प्रिसिज़न के साथ अटैक किया जाना चाहिए। तो वो चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए। अब ये आप कह दें कि हम एक जगह तो मैं एक दिन सुन रही थी अपने इंडिया के ही चैनल पे एक मिलिट्री एक्सपर्ट बता रहे थे कि उन जो सुरंगें हैं हमास की उनमें नर्व गैस छोड़े जाने की तैयारी है। और वो बड़े बड़े वो बड़े बड़े उत्साहित थे इस बात से कि वो क्योंकि फौजी बैकग्राउंड से आते थे, तो उनके लिए तो मुश्किल कोई ऐसा बात नहीं थी जो हथियार से मारे या नर्व गैस से मारे। तो वो चीज़ मतलब आप केमिकल वेपन एक तरीके से आप इस्तेमाल करके करना चाहेंगे, तो और उसमें आपके पास क्या कोई और रास्ते नहीं है। इज़राइल तो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है और आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अभी ड्रोन के ज़रिए युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके पास इतना भी उनके ऊपर कोई आपकी कोई टेक्नोलॉजी और आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, नई-नई टेक्निक दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये इलाका जियोपॉलिटिक्स का अड्डा बना हुआ है। अभी अमेरिका जो बाइडेन साहब कूद के आए, वो इसीलिए जल्दी से कूद के आए कि उनके इलेक्शन ईयर है ये। वहाँ पे यहूदी लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा है यहूदियों के पास। तो वो सोचते हैं कि अगर हम नहीं बोलेंगे अभी तुरंत में इज़राइल के साथ नहीं देंगे, तो हमारा तो पैसे का भी नुकसान हो जाएगा और वोट का भी नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, एक आर्म्स की जो है, हथियारों का जो है, वो जो देश हैं बनाने वाले, उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। भाई यूक्रेन में तो अब वो वाली लड़ाई रही नहीं, जो उसका पीक है वो निकल चुका। तो अब वहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे हथियार? तो एक नया जहाँ शुरुआत होने की गुंजाइश है, वहाँ पे आप उसको बढ़ावा दीजिए। हवा आग में पानी डालते रहिए। अब उसमें सोचने वाली बात है कि जो विश्व के देश हैं, सब कहते हैं हम भयंकर आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, तो उनको डेफिनिटली उनको लगता है कि युद्ध से बढ़िया कौन-सी स्थिति होगी, जो हमारे इसको इकोनॉमी को रिजुविनेट करने की। अब आप यूक्रेन में देख लीजिए, जो आर्म्स वालों का जो फ़ायदा हुआ, वो तो हुआ ही। वहाँ जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है स्ट्रक्चर का, वो सारा रिबिल्ड होगा ना, तो वहाँ किसके पैसे बनेंगे वहाँ? आ जाएँगी वहाँ से नेटो कंट्रीज़ की एजेंसीज़ और वहाँ की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करेंगी। उनकी चाँदी-चाँदी, उनकी इकोनॉमी रिजुविनेट होगी यूक्रेन के एक्सपेंस पे। यही गाज़ा में होगा। इसको अल्टीमेटली पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तौर पे ये किया जाएगा कि होना कुछ नहीं है, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। केवल ये होगा कि चलिए जो डिस्ट्रॉयड हुई हैं बिल्डिंग, उनको खड़ा कर दिया जाए। उससे पैसा आएगा, कंपनियों को ठेके मिलेंगे, किनको मिलेंगे वो भी आपको भी मालूम है, दुनिया जानती है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।